आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वृद्धि संधि से। कौन सी संधि है? कल हमने यण संधि और अयादि संधि दोनों पढ़ी और दोनों के बारे में समझने का प्रयास किया। फिर दोबारा से मैं दोहरान कर दूं, यण संधि का सूत्र होता है एको यणची और अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अयवा यावे। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रादेश। क्या सूत्र है? वृद्धि रादेश। इसमें एक प्रत्याहार आता है, उस प्रत्याहार का नाम है एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? एच। एच प्रत्याहार के अंतर्गत नंबर आते हैं ए, आई, ओ और औ। ये चार वर्ण आते हैं। इन चार स्वर वर्णों को मिलकर के एक प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है जिसको हम एच प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। दैट क्लियर? मैंने साथ में आपको यह भी समझाने का निश्चित रूप से भूतकालीन सेशनों में बताया होगा कि ए, आई, ओ, औ चारों के चारों जो स्वर वर्ण हैं इनको संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर। ठीक है, इनको संयुक्त या मिश्रित स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों के दोनों दो अलग अलग असमान स्वरों के मेल से पैदा होते हैं और दोनों के अलग अलग मेल से पैदा होने के कारण इसको या तो संयुक्त स्वर कह लो या मिश्रित स्वर के नाम से जाना जाता है। अब नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि ए, आई, ओ और औ। पहला नियम कहता है ए या आ के बाद ए या आई आ जाए तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फर्स्ट नियम है वृद्धि संधि का। दूसरा नियम कह रहा है कि ए या आ के बाद क्या आ जाए? ओ या औ आ जाए तो क्या हो जाएगा? मिलकर के औ हो जाएगा। यानी कि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वृद्धि वर्ण कौन कौन से होते हैं, भूतकालीन सेशन में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि गुणवर्ण तीन होते हैं। गुणवर्ण कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? ए, ओ। उसी प्रकार वृद्धि वर्ण होते हैं तीन, आ, आई और औ। इन तीन वर्णों को वृद्धि वर्ण के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई फिर पुनः दोहरान कर रहा हूं, आपसे पूछे कोई गुणवर्णों की संख्या तीन, वृद्धि वर्णों की संख्या तीन। ए, ओ को क्रम से गुणवर्ण कहा जाता है, वहीं आ, आई और औ को वृद्धि वर्ण के नाम से जाना जाता है। वृद्धि संधि का पहला नियम देखते हैं, नियम नंबर एक। नियम नंबर एक कह रहा है कि ए या आ के बाद ए या आई आ जाए तो मिलकर के क्या हो जाएगा? आई हो जाता है। पहला नियम है शाब्दिक नियम। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल देते हैं, एक प्लस एक। आप समझ पा रहे हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? एक प्लस। मैं कितने दिनों से लगातार सेशनों में आपसे एक बात कहता आया हूं कि संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, है या व्याकरण का कोई भी नियम हो, आप यदि आपको नियम सक्षम रूप से याद है तो फिर आपको उदाहरणों को रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको नियम सामर्थ्य रूप से याद नहीं है तो तुम 1000 एग्जाम्पल भले ही रट लो। एग्जाम्पल 1000 रटने के बावजूद भी उन उदाहरणों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कंफ्यूजन बराबर बना रहेगा। ज्यादा बेहतर है कि 500 एग्जाम्पलों को याद करने से बेहतर है कि मैं नियम को अच्छी तरह से समझ करके पढ़ूं। हर चीज का मतलब रटन तो होता नहीं है क्योंकि किताबों में सिलेबस इतना लंबा चौड़ा होता है, व्याकरण का इतना बड़ा स्कोप है, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़े ज्ञानी महापुरुष भी व्याकरण को रट नहीं सकता। इसलिए अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसमें वो थॉट करने की क्या करता है? कोशिश। अब इसी नियम को हम इतने शॉर्ट में लेकर के आ गए, यदि इसी नियम को हम परिभाषा में यदि बदलें, भाषा में यदि हम बदलें तो मालूम पड़े कैसे बोलना पड़ेगा कि ए या आ के बाद यदि ए या आई आए तो मिलकर के ए हो जाता है। इतना बड़ा लंबा नियम है, उससे ज्यादा बेहतर है इतना लंबा चौड़ा नियम याद करने से कि हम सीधा सीधा बोलें कि भैया ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है, खत्म हो गया। अब इस नियम को तुम अच्छे से समझ करके याद कर लोगे तो फिर इस नियम के संबंधित जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है ना बातें? पहला उदाहरण देखते हैं, 1 प्लस 1। इस काम में क्या छुपा हुआ है? छोटा आ प्लस इधर से क्या उठाया है? ए, मिलकर के हो गया आई। दीर्घांत ए बोलते हैं इसको, दीर्घ ये बोल सकते हैं, गुरु ये बोल सकते हैं।
अब का कैसा रह गया, आधा, तो 1 प्लस आई प्लस का, भाई एक में से ए लिया, इधर का में से आ लिया, दोनों का निर्माण किया, विकार पैदा हुआ, आई पैदा हुई है, और 1 प्लस आई प्लस के। अब इसमें एक सिचुएशन है, ये बड़ी ए है, कैसी है, दीर्घ ए। इस दीर्घ ए को, ये स्वर भी है साथ में, ये भी भूलना नहीं हमें। इस दीर्घ ए को यदि शुद्ध व्यंजन में मिलाएंगे तो शुद्ध व्यंजन की खोपड़ी पर कितनी मात्रा आएंगी, 2, तो शब्द बनेगा एक एक। क्या बनेगा, एक एक। समझ आया? अगला उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम। उदाहरण क्या है, देव प्लस ऐश्वर्यम। वही नियम है, वही तरीका है, वही पुनरावृत्ति है। सबसे पहले उठाया आ, इधर से उठाया आई, मिलकर के हो गया आई, ठीक है। अभी बात कैसा रह गया, आधा प्लस दोनों से विकार क्या पैदा हुआ था, आई, प्लस शेषांश से क्या बचा, स्वर्यम, ठीक है। वही तरीका है पुराना वाला, इस आई को इस बा में मिला दीजिए, तब जाकर के ये व्यंजन जो है भाषा के योग्य हो जाता है। तो शब्द बनेगा देवेश्वर्यम। क्या बनेगा, देवेश्वर्यम। तीसरा उदाहरण एक और देखते हैं इसका। अगला जो दूसरा नियम है, नियम नंबर 2, वो नियम था ए या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा, औ, या बड़ी ओ भी कह सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं, टंडुल। टंडुल समझते हैं किसे कहते हैं, चावल को। टंडुल माने चावल। टंडुल प्लस ओदनम, ठीक है। लल्लू में से क्या निकाला, आ, इधर से क्या उठाया, ओ, मिलकर के हो गया दीर्घ ओ या बड़ा ओ, एक ही बात है। अभी ला कैसा रह गया, आधा, प्लस इन दोनों से विकृति क्या पैदा हुई थी, औ, प्लस शेषांश क्या बचा, धनम। इस औ को इस ला में मिला दो, क्या हो जाएगा, तंडुलोदनम। क्या हो जाएगा, तंडुलोदनम, तंडुलोदनम, ठीक है। एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, महा प्लस ओजस। देखो एक बार, क्या उठाया, आ, इधर से आया औ, मिलकर के क्या हो गया, औ, हा कैसा रह गया, आधा, प्लस औ प्लस जस बराबर महोजस, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी वृद्धि संधि यहां पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वृद्धि संधि के साथ ही आपकी स्वर संधि यहां समाप्त हो गई। और स्वर संधि का जो अगला पार्ट है जिसको हम कहते हैं व्यंजन संधि, अब यहां से व्यंजन संधि स्टार्ट होती है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कुछ लिखेंगे नहीं, लिखने पर जोर मत डालो, पहले समझ लो बात को, ठीक है। लिखने से कोई औचित्य है, कॉपियों को तुम 1000 कॉपियों को भर के रख लो, उससे कोई भी सार्थक परिणाम प्राप्त होने वाला नहीं है। समझ आ रही है ना बात। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धतियों में जब गुरु पढ़ाते थे तो वहां पर तो कागज पेन कुछ होता ही नहीं था, केवल श्रवण और वदन के माध्यम से, ठीक है। पठन के 4 कौशल होते हैं, सुनना, लिखना, पढ़ना, सीखना, ठीक है। गुरुजी सुनाया करते थे और विद्यार्थी उसका दोहरान करते थे, तो श्रवण और वदन 2 ही कौशल थे। इन 2 कौशलों के आधार पर लोग जो थे वो उन्होंने पता नहीं कैसी कैसी पुस्तकें याद कर डाली, वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ सब याद कर डाली, मौजवानी याद करते थे, ओरल, केवल श्रवण माध्यम से। गुरुजी उच्चारण करते थे और विद्यार्थी उसका बार बार क्या करते थे, दोहरान। केवल एक ही माध्यम था गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, कुछ ना कोई कागज था लिखने को, ना कोई पेन था, ना कोई पट्टी थी, ना कोई स्लेट थी, कुछ था ही नहीं। गुरुजी के सानिध्य में अच्छी मुद्रा में बच्चा एकाग्र भाव से बैठता था, शिक्षक के सामने शिक्षार्थी, शिक्षक उस शब्दों का उच्चारण करता था और शिक्षार्थी उसका दोहरान करते थे, और ऐसे ही रटी जाती थी विद्याएं और महाज्ञानी हो जाते थे। ईश्वर की कृपा रहती थी, गुरु की कृपा रहती थी, सरस्वती का आशीर्वाद रहता था और महाज्ञानी पंडित हो जाते थे लोग हैं। अब तो काफी माध्यम आ गए, आज हम एंड्रॉइड के जमाने के लोग हैं, डिजिटल दुनिया में जीते हैं, तो अब तो बहुत कुछ तरीके हैं। तो ध्यान से सुने, मैंने प्रारंभिक सेशन में आपको एक दिन समझाया, जब मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था,
तो मां समझाने का मैंने आप सबको यह प्रयास किया कि व्यंजन को हल्के नाम से भी जाना जाता है। सबको याद है ना, जो व्यंजन है उसको ही संस्कृत भाषा में हल्के नाम से जाना जाता है। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है कि एक स्वर अथवा एक व्यंजन। यदि हम परिभाषा बोलना चाहें तो परिभाषा क्या होगी, एक स्वर अथवा एक व्यंजन या फिर दो व्यंजन वर्णों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। दोबारा से सुने परिभाषा, एक स्वर अथवा एक व्यंजन या दो व्यंजन वर्णों के मेल को व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। इसको ही संस्कृत भाषा में हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। व्यंजन संधि का जब हम पाठ पढ़ने बैठते हैं तो पहला पाठ जो आता है उसका नाम होता है सचुत्व संधि। कौन सी संधि है? सचुत्व संधि। अब इसमें दो शब्द हैं। इसका सूत्र यदि हम देखेंगे तो सूत्र है इष्टो इष्टुना इष्टु। सूत्र का नाम क्या है? इष्टो इष्टुना इष्टु। व्यंजन संधि का पहला पाठ सचुत्व संधि। सूत्र क्या है? इष्टो इष्टुना इष्टु। दो शब्द हैं। मैंने आपको कालांतर सेशन में यह समझाने का प्रयास किया कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्गों की संख्या होती है 5। बहुत मोटा मोटा सा याद रखिएगा, कुल वर्गों की संख्या 5। चलें जरा देखने के बाद ध्यान से सुने। सूत्र का नाम क्या है? इष्टो इष्टुना इष्टु। हाँ, मैं आप सबसे यह कह रहा था कि संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्गों की संख्या 5। एक वर्ग में कुल वर्णों की संख्या 5 और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है उसको अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। उसको अनुनासिक क्यों कहते हैं? एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। ऐसे वर्ण जो मुख के साथ नासिका से भी उच्चारित किए जाते हैं, ऐसे वर्णों को अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। आप बोल करके देख लो, प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण है नाक से बोला जाता है। देखो, गै, णे, ने, मैं, सारों की आवाज ध्वनि कहां से आ रही है? नाक से। इसीलिए ऐसे वर्णों को अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो शब्द आए हैं, जरा देखें तो एक बार। एक शब्द है इष्टो और दूसरा शब्द है इष्टु। इन दो शब्दों का मतलब समझ में आ जाए तो सचुत्व संधि पूरी समझ में आ जाएगी आपको। दुनिया के कितने भी एग्जाम्पल पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इष्टो का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, और इष्टु का मतलब भी क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो, इष्टो का मतलब होता है, इसको यदि हम तोड़ें, इसका डिवाइडेशन करें तो से प्लस तवर्ग। इष्टो का मतलब क्या होता है? से प्लस तवर्ग। इष्टु का मतलब होता है से प्लस से वर्ग। अब हमको यह मालूम होगा कि तवर्ग का मतलब केवल ता नहीं होता, बल्कि क्या होता है? 5 वर्ण। कौन कौन से वर्ण होते हैं? ते, थे, दे, दे, ने। च का मतलब केवल चवर्ग नहीं होता, चे, छे, जे, जे, ने। देखिए, एक शब्द है कु, चू, टू, टू, पू। इन पांचों के पांचों शब्दों को मिलाकर के व्याकरण भाषा शास्त्र में इनका एक अलग से नाम रखा गया, और उस नाम का नाम होता है उदित वर्ण। क्या बोलते हैं? उदित वर्ण। उदित का मतलब है, कु का मतलब केवल का नहीं होता, बल्कि के, थे, गे, घे, 5 वर्ण इसमें समाहित हैं। चू का मतलब केवल चा नहीं होता, छे, छे, जे, झे, या 5 वर्ण होते हैं। टू का मतलब केवल टा नहीं होता, ठे, ठे, डे, ढे, 5 वर्ण होते हैं। तो इष्टो का मतलब क्या हो गया? से प्लस तवर्ग। से प्लस तवर्ग, और तवर्ग के अंतर्गत हम जानते हैं कितने वर्ण होंगे? टोटल 5। उसी प्रकार इष्टु का मतलब होता है से प्लस चवर्ग, और हम जानते हैं कि चवर्ग में भी कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 5। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि पूर्व पद के अंत में से या तवर्ग का कोई एक वर्ण आए और उसके बाद से या चवर्ग का कोई वर्ण आए तो संधि करने पर से के स्थान पर से और तवर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑफ कौन सी संधि? सचुत्व संधि। समझ आ रही है ना? दोबारा से सुने ध्यान से। सूत्र क्या है? इष्टो इष्टुना इष्टु। क्या बोलेंगे? इष्टो इष्टुना इष्टु। इष्टो का मतलब क्या होता है? से प्लस तवर्ग। इष्टु का मतलब क्या होता है? से प्लस से वर्ग। दैट क्लियर?
तो सा या तवर का कोई भी वर्ण, कोई सा एक वर्ण आ सकता है। उसके बाद उत्तर पद में श या चवर का कोई एक वर्ण आए तो संधि करने पर दंत्य स के स्थान पर तालव्य स और तवर के स्थान पर क्रम से चवर्ग होना जाएगा, और इसको ही सचुत्व या स्तुत्व संधि के नाम से जाना जाता है। पहला उदाहरण है इसका सत प्लस चित। एग्जाम्पल क्या है? सत प्लस चित। इधर क्या आ रहा है? ता। उसके बाद में क्या आ रहा है? सा। तो तवर के स्थान पर कौन सा होगा? चवर्ग। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, तवर का जितने नंबर का वर्ण होगा उसके स्थान पर चवर्ग का भी उतने ही नंबर का वर्ण होना चाहिए। तो तवर का कौन सा वर्ण है? पहला। तो चवर्ग का भी कौन सा वर्ण आएगा? पहला। तो तय बराबर क्या होगा? सा। स्थिति बनी सत सच। क्या बनेगी? सच प्लस चित। और जब इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा सचित। शब्द क्या बनेगा? सचित। दैट क्लियर? एग्जाम्पल है सत प्लस चरित्र। इधर से ता उठाया, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, तो उसके बाद च आ रहा है, यानी कि हमारा जो बताया हुआ सूत्र है उसका नियम लागू होता है। अब हमको करना क्या है? जो सा हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र कह रहा था कि भैया तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग करना है, यानी तवर का जो भी वर्ण होगा उसके स्थान पर परिवर्तन के आधार पर चय वर्ग का भी वही वर्ण आना चाहिए। क्योंकि तवर का कौन सा अक्षर आ रहा है? पहला। तो बदलाव के आधार पर चय वर्ग का भी वर्ण कौन सा आना चाहिए? पहला। और चय वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? चा। अब ता के स्थान पर क्या हुआ? चा। तो स्थिति क्या बन गई? सच प्लस चरित्र। इससे कोई छेड़खानी नहीं खानी हमको, ठीक है? ये छह आधा है और ये पूर्ण है, आपस में इसको जोड़ दो। क्या बन गया? सच चरित्र। ये उदाहरण थोड़ा सा अलग है इसका, यज प्लस न। देखिए संधि का एक विशेष रूल और भी है, और वो विशेष उदाहरण ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ विशेष उदाहरणों में कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण में बदलाव करना संभव ना होता है। कई बार ऐसा होगा, है ना? इससे अगली वाली जब संधि आप पढ़ोगे वहां पर दो एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा आपको, कृष्ण और पेष्टा। वहां पर भी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में बदलाव करना संभव नहीं होगा। उसी प्रकार इस उदाहरण के पूर्व पद के अंतिम वर्ण में बदलाव करना संभव नहीं होगा, क्योंकि देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है वो कौन से वर्ग का है? चे, छे, जय। तय वर्ग का है, जबकि यहां होना क्या चाहिए था? तय वर्ग का। सूत्र अनुसार क्या होना चाहिए था? तय वर्ग का। तो जब ऐसी स्थिति आए कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में बदलाव करना संभव ना हो, है थोड़ा हार्ड एग्जांपल है, ध्यान से सुनने की कोशिश करें आप लोग। जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में बदलाव संभव ना हो तो फिर हमको उत्तर पद की तरफ चलना पड़ेगा। कौन से पद की तरफ? उत्तर। उत्तर पद में देखिए क्या आ रहा है? ने, नकार आ रहा है, और कौन से वर्ग का है? तवर्ग का। देखिए ते, थे, दे, धे, ने। तो इसका मतलब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में बदलाव नहीं होगा, जो भी बदलाव होगा वो उत्तर पद के पहले वर्ण में। लेकिन एक बात विशेष तौर पर आप ध्यान दें, उत्तर पद के पहले वर्ण की तरफ तभी आपको जाना है जब आपको कंफर्म हो जाए कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में बदलाव करना संभव नहीं हो। तो आप इसको छोड़ दीजिए अभी हाल के लिए, इधर से उठाइए। क्या उठाया आपने? ना। कौन से वर्ग का है? तवर्ग का। तवर्ग के स्थान पर कौन सा होगा? चय वर्ग। चय वर्ग का भी कौन सा वर्ण होना चाहिए? पांचवा। तो न के स्थान पर हो गया या। ठीक है, क्योंकि न पूरा है तो यह भी पूर्ण माना जाएगा। स्थिति बनी यज प्लस या। अब मैंने आपको मिश्रित व्यंजन बतलाए। मिश्रित व्यंजन के अंतर्गत ज्ञानी वाला जो ज्ञ है वो दो वर्णों के मेल से बना। कौन कौन से? जय प्लस य से। तो शब्द क्या बन गया? यज्ञ। एक एग्जाम्पल और समझाता हूं, संधि का अंतिम एग्जाम्पल है सार्गिन प्लस जय। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है? और पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। सार्गिन प्लस जय। पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर जाइए, देखिए कौन से वर्ग का है? तवर्ग का है। ते, थे, दे, धे, ने। पंचम वर्ण है। कौन सा वर्ण है? इसको अपने स्थान से उठा लीजिए। उसके बाद इधर चवर का कोई ना कोई वर्ण आ ही रहा है, चे, छे, जय, जय आ रहा है। ठीक है, तो ना के स्थान पर चवर का भी कौन सा अक्षर होना चाहिए? पांचवा। क्योंकि ये अर्ध अवस्था में है तो इसको भी कौन सी अवस्था में लिखना है आपको? अर्ध अवस्था में। क्या बन गया? सार्गिन जय।
ठीक है। इसके साथ ही आपका व्यंजन संधि का पहला पार्ट जो है, जिसको हम स्त्रीत्व संधि कहते हैं, वो यहीं आके समाप्त हो जाता है।